हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लर्न करोगे फोर्थ चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। फर्स्ट इसमें टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है। तो 1947 के बाद देखा जाए तो ये इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। तो कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है कि इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। एपिक सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इंडस्ट्री जितनी डेवलप होगी इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो एज जीडीपी राइज देयर इज ए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमी। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रोथ हुई है स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गया। स्ट्रक्चरल चेंज का मीनिंग ये है कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों में से पहले क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ हुई है इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या होता गया है, इंक्रीज होता गया है। और अब क्या हो गया, इंडस्ट्री स्टार्ट रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, पहले क्या था, एग्रीकल्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी ग्रोथ में, अब इंडस्ट्री सेक्टर आ गया है। दिस इज़ बिकॉज अनलाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री produce a wide range of goods which the consumer would like to consume as their income rise. Second is the rise in demand for agriculture goods consequent upon a rise in the income. जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है इनकम इंक्रीज होती है, लेकिन इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मोडेस्ट इंक्रीज होती है, यानी कि ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। इसलिए इंडस्ट्री रिप्लेस एग्रीकल्चर एंड एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ। सेकंड है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री क्या है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री ओपन होंगी लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बर्डन ज़्यादा था और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट होने के कारण जो लेबर है वो इंडस्ट्री में भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया। इन फैक्ट विद राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फार्मिंग सेक्टर हैज़ रिलीज्ड ए लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है, इट कैन गेन फुल एम्प्लॉयड ओनली ए ऑक्यूपेशन आउटसाइड एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो बर्डन था कि इतने सारे लेबर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रहे थे उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो इंडस्ट्री सेक्टर में वर्क कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक ग्रेटर लार्जर सप्लाई होगी लेबर की एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्री सेक्टर। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन ऑफ फार्मिंग। जो फार्मिंग के लिए मशीनरी वगैरह की जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, वो सारी चीज़ें कहाँ तैयार होती हैं, इंडस्ट्री में तैयार होती हैं। ठीक है, तो मैकेनाइजेशन हैज़ कोज एक्सपोनेंशियल राइज इन द फार्म प्रोडक्टिविटी। अब क्या है, इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा डेवलप होगी या इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मशीनरी वगैरह उतनी ही ज़्यादा मिल जाएंगी और इससे प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इससे क्या हुआ, इन प्रोड्यूसिंग इनफ फूड फॉर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इट इज़ ओइंग टू मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन के कारण क्या हो गया, इंडिया सक्सीड हुआ किसके अंदर, इनफ फूड प्रोडक्शन करने में। नेक्स्ट है इम्पार्ट डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। तो इंडस्ट्री इम्पार्ट डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, दिस इज फैक्ट सपोर्टेड विद दिस ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल। अगर इंडस्ट्री सेक्टर नहीं होगा तो ओनली मान लो क्या होगा, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन होगा ओनली फूड्स ग्रेन का, और वो भी सर्वाइवल के पर्पज से। सेकंड क्या होगा, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ एडिड न्यू डायमेंशन टू ह्यूमन लाइफ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या है, न्यू डायमेंशन आती है ह्यूमन लाइफ के कारण, जिसके कारण क्या होता है, कंजप्शन इंक्रीज होता है और वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस की क्या होती है, डिमांड होती है। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ और अर्बनाइजेशन के कारण क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन आया। ठीक है, पीपल बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे वर्क हार्ड इन अचीव हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। ठीक है, एजुकेशन और स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने वर्क हार्ड करने लगे। और कल्चरली भी क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो सिटी होती हैं
वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लोग वहाँ पे आके रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे का कल्चर भी समझने में आ जाता है। सोसाइटी के अलग अलग कल्चर के लोग वहाँ पे रहेंगे, तो इससे क्या होता है, कल्चरली डाइवर्स सोसाइटी आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक आर merging into a global economy. नेक्स्ट इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लीड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ इन द इकोनॉमी। इंडस्ट्री टेंड्स टू बी स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कंट्री, क्योंकि डिफरेंट पार्ट में जो इंडस्ट्री सेट की गई थी, इसके लिए ज़रूरी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी क्या की जाए, स्प्रेड यानी कि बढ़ाई जाए, एक्सपेंशन किया जाए उनका। सच एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विस, पावर या एनर्जी एंड द लाइक। ठीक है, ये सभी क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सभी चीज़ें आती हैं, इनका क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज साइन क्यू नन ऑफ ग्रोथ। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, ग्रोथ प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर द सो intimately related to each other that industrialization often take an as sign q noun of growth, implying that growth occur as and when industrialization spread. It is in fact that most developed countries today are industrialized countries. सिंपल सब चीज़ इसमें है, क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो ग्रोथ प्रोसेस है, ठीक है, जितनी ग्रोथ प्रोसेस ज़्यादा होगी उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण उतनी ही ग्रोथ प्रोसेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है फैक्टर नेसेसिटिंग डायरेक्ट या पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि 1947 से अगर हम 1990 की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली हुई थी। 1991 के बाद एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आया था, तो उस टाइम प्राइवेट सेक्टर की बजाय पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत थी। तो इसके लिए क्यों ज़रूरत थी पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए, क्यों एसेंशियल था, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट वाज कंसिडर एसेंशियल इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ पॉइंट्स गिवन है जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि पब्लिक सेक्टर को पार्टिसिपेट करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या है इसके अंदर, लैक ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी कम था, और मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने की ज़रूरत थी ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। तो इसके लिए क्या था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, टाटा आयरन बिरला वर द ओनली इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री हाउस इन इंडिया। ओनली टाटा आयरन बिरला ही इंडस्ट्री थी। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर द कंट्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज फॉर बिहाइंड द कैपेसिटी ऑफ दीज इंडस्ट्रियल हाउसेस। कैपिटल गुड्स की जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कैपिटल की, और ये जो इंडस्ट्री थी इतनी कैपिटल हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, यानी कि जितनी मशीनों की रिक्वायरमेंट थी उतनी मशीनें नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए ज़रूरी हो गया था कि स्टेट या गवर्नमेंट क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या था कि प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट था वो काफ़ी कम था, जिसके कारण मार्केट का साइज़ भी क्या था, काफ़ी कम था। लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट वाज शोइंग द लो लेवल ऑफ डिमांड, जिससे डिमांड कम थी, और डिमांड होने के कारण क्या था, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था। ठीक है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर के प्रॉफिट मोटिव या इनकम अर्न करने के मोटिव से जो किया जाता है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक बिग बूस्ट यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी सर्कल को तोड़ने के लिए, क्योंकि क्या था कि लो डिमांड, इनकम कम, डिमांड कम, मार्केट का साइज़ भी छोटा था, तो इन्वेस्टमेंट भी कम था। लो इन्वेस्टमेंट, लो इनकम तो फिर लो डिमांड, फिर लो वही चीज़ें। ठीक है, तो इस सर्कल को तोड़ने के लिए क्या था कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, देखो ग्रोथ भी होनी जरूरी है इकोनॉमी में, और सोशल जस्टिस भी होना जरूरी है। तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, इसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर को इंटरफेयर करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि द गवर्नमेंट रिलीज दैट दिस ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगी तभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ग्रोथ के साथ साथ क्या हो, सोशल जस्टिस भी हो। ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट दैट ग्रेट
जनरेट एम्प्लॉयमेंट रेदर देन द इन्वेस्टमेंट द मैक्सिमाइज प्रॉफिट। गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट करती है तो वो प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में नहीं रखती, सोशल मोटिव को, सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखती है। इससे क्या है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट से जनरेट होती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाज टू बी डिस्करेज्ड एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मीन ऑफ टू अचीव इट। अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है IPR 1956। फर्स्ट IPR यानी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपकी आई थी वो आई थी 1948 में। सेकंड जो आई है आपकी 1956 के अंदर। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956 ए डिक्लेरेशन ऑफ लैंडिंग रोल ऑफ द स्टेट। इस पॉलिसी की भी हम जो मेन पॉइंट्स हैं वो एक बार रिवाइज करेंगे। इसमें भी आपको यही लगेगा कि मेन इंपॉर्टेंस है वो किसको दी गई थी, पब्लिक सेक्टर को दी गई थी। तो फर्स्ट पॉइंट है जैसे 3 ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट कैटेगरी में ये था कि ओनरशिप किसके पास होगी, पब्लिक सेक्टर के पास होगी, पब्लिक इंटरप्राइज, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे है, एनर्जी है और डिफेंस है। सेकंड जो है वो इंडस्ट्री बोथ एंड प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, यानी कि दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। बट क्या था कि प्राइवेट सेक्टर वाज टू प्ले ओनली सेकेंडरी रोल, न्यू इंटरप्राइज बट टू एस्टेब्लिश प्राइमरी इन द पब्लिक सेक्टर। मेन डिसीजन पब्लिक सेक्टर के द्वारा लिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी रोल था। तो इससे भी ये क्लियर होता है कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। दिस कैटेगरी इंक्लूड फर्टिलाइज इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, और जो बाकी रह जाती थी ऑल इंडस्ट्री अदर देन इन कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड उस कैटेगरी में नहीं आई वो थर्ड कैटेगरी में आएंगी जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लगाई जाएंगी, ठीक है। सेकेंड इसमें है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री सेट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती थी। द बेस आइडिया ऑफ लाइसेंस पॉलिसी वाज टू इंकरेज इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। मेन पर्पज यही था कि लाइसेंस, अगर कोई बैकवर्ड एरिया में अगर अपनी इंडस्ट्री सेट करना चाहता है तो उसको लाइसेंस दिया जाता था। दिस वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी, ठीक है। कोई भी अगर न्यू इंडस्ट्री सेट करना चाहता है तो उसके लिए भी क्या है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। अगर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहता है तो भी उसे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। तो दिस वाज टू रेगुलेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स टू डिफरेंट यूज। द फोकस वाज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर देन द प्राइवेट प्रॉफिट। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल कंसेशन। इसमें क्या था कि द प्राइवेट entrepreneur were offered many type industry concession for establishing industry in the backward region of a country. These concessions include tax holiday दिया जाता था, सब्सिडी पावर सप्लाई दी जाती थी, यानी कि ये फैसिलिटी इसलिए प्रोवाइड की जाती थी ताकि प्राइवेट सेक्टर बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्री सेट करे। नेक्स्ट है इसमें डेवलपमेंट ऑफ SSI, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है, ए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोशन गोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विलिटी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ब्रॉड डायमेंशन थे। फर्स्ट क्या था, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जैसे लाइक आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। फर्स्ट तो यही था मेन मोटिव की जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं जैसे स्टील, आयरन एंड स्टील है, ट्रांसपोर्ट, इन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके। सेकंड क्या था इसके, सेकंड था ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिसाइड सोशल जस्टिस, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट करना था ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। जिस इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 5 करोड़ तक है, उस इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। और एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग इट वाज डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड, ये 5 करोड़ का था। अब उस अगर प्लानिंग के टाइम की बात की जाए 1951 की, तो उस टाइम पे अगर जिस इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट 5 लाख तक है उसे क्या कहा जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता था। अब ये लिमिट इंक्रीज करती है, अब ये 5 करोड़ हो गई बेटा। नेक्स्ट है, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अचीविंग द गोल ऑफ प्लानिंग वाज अंडरलाइन बाय द कार्व कमेटी,
ये शायद 1956 में बनी थी, डेट भी पूछी जा सकती है इसकी, कार कमेटी का 1955 में बनी थी, ठीक है। फुल इसको सेकंड नेम आल्सो कॉल्ड विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से लर्न करना। कब बनी थी, कार कमेटी है, सेकेंड नेम क्या है। तो प्रिंसिपल 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं। इट अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 3 प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक। फर्स्ट है 3 टिपिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ एसएसआई। एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, ठीक है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करती हैं, इसलिए वो क्या है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। लार्ज जो इंडस्ट्री होती है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करती हैं, ठीक है। लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव की डेफिनेशन आपको पता है। अगर हम बात करें, we inherited an economy from the British which was a capital deficient economy and labor surplus economy. According our planning, क्योंकि हमारे पास क्या है, लेबर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर की क्या है, सरप्लस में है। तो अकॉर्डिंगली आवर प्लानर्स राइटली थॉट ऑफ अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट बाय फोकसिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सेकेंड है एसएसआई शो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट is therefore equality oriented, referring to inter-regional equality. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनकी लोकेशन में, यानी कि जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, जैसे भिलाई स्टील है, राउरकेला स्टील है, ये जहाँ पे सेट कर दी, और ये जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री जो सेट की जाती हैं ओपन एस्टेब्लिश क्लोज टू द मार्केट या क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए वहाँ पे लार्ज इंडस्ट्री लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती हैं, बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री वेरी ह्यूज, ज़्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, और इससे क्या होगा, इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस लीड टू हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए क्या किया जाता है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उनमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा आती है। अगर जो सोर्स हैं रॉ मटेरियल वगैरह अगर दूर होंगे तो उस पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा आएगी, इसलिए जो बिग इंडस्ट्री होती हैं वो क्या है, रॉ मटेरियल के पास, सोर्स के पास ही सेट की जाती हैं। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उनकी लोकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कहीं पर भी सेट की जाती हैं, यानी कि बैकवर्ड एरिया में भी क्या की जा सकती है, ये सेट की जाती हैं। इसलिए ये इंडस्ट्री क्या होती है, इक्विलिटी ओरिएंटेड होती है, कंट्रीब्यूटिंग टू बैलेंस रीजनल ग्रोथ। एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट इज देयर इक्विटी ओरिएंटेड। देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें कम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंग इट डज नॉट लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास इकोनॉमिक पावर भी नहीं होता, रैदर इट प्रमोट इक्वलिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे इसलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो क्या है, इक्विटी इज फर्दर प्रमोट बिकॉज ऑफ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती हैं वो क्या है, इक्वलिटी प्रोवाइड करती हैं। साइलेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990, गुड और बैड इफेक्ट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो गुड एंड बैड इफेक्ट है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो इसमें देखो अगर मेनली देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, प्राइवेट सेक्टर का रोल जो था वो सेकेंडरी रोल था, यानी कि परमिट लाइसेंस राज चल रहा था। तो इससे कहीं ना कहीं क्या था कि लाइसेंस के कारण जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती थी वो क्या होती थी, लिमिटेड होती थी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मेन फोकस इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे था, क्योंकि इसमें क्या था कि वो अचीविंग सेल्फ रिलायंस, फॉरेन एक्सचेंज बचाना चाहते थे, और प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ रिलायंस यानी कि वो इतना कि दूसरी अदर कंट्री के ऊपर डिपेंड ना हो रहना पड़े। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस था, जो गुड्स बाहर से मंगाई जाती थी उनका कंट्री में ही प्रोडक्शन हो, और उसमें क्या हो, सेल्फ रिलायंस यानी कि अदर कंट्री के ऊपर डिपेंड ना करें। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज भी रिजर्व बच जाएंगे। फोर्थ इसमें क्या है, एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज टू प्रमोट फॉरेन कॉम्पिटिशन, प्रोटेक्शन वाज टू बी ऑफर्ड थ्रू। इसका मेन पर्पज ये भी था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा फॉरेन कंपटीशन से। इसके लिए हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स
लगाया जाता था, फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटा किया जाता था। इट वाज रियलाइज्ड दैट प्रोटेक्शन वुड बी फास्टर द ग्रोथ ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। Large scale industry was to be developed with a view to building an infrastructure base in the country. Small scale industry was to develop with the view to achieving the objective of employment and equity. गुड इफेक्ट क्या है इसके? गुड इफेक्ट ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ गोट ए बिग पुश। इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट के कारण क्या हो गया? इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट राइज। अगर हम बात करते देर वॉज अबाउट 6% एनुअल इंक्रीज इन आउटपुट ड्यूरिंग द 1950 टू 1990। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट क्या है इसका? डाइवर्सिफिकेशन आया इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। देन सनराइज इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मार्क इट्स एमरजेंस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट इसमें थर्ड है ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। राउरकेला एंड भिलाई स्टील प्लांट्स की बात की गई है। प्रोजेक्ट एज an infrastructural shift in the Indian economy. The Indian economy show its ability to absorb the impact of the large scale industrialization. Fourth है इसमें growth of small scale made a substantial contribution achieving the objective growth with social justice. Small scale industry के कारण growth with social justice का objective भी अचीव किया गया। लेकिन इसके जितने गुड इफेक्ट हैं उतने इसके बैड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि किसी के जो गुड इफेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बैड इफेक्ट भी होते हैं। तो फर्स्ट जो बैड इफेक्ट ये है कि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली हो गई, ठीक है। डेड सोशल वेटेज इन, और पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली के कारण क्या हुआ? डेड सोशल वेटेज, इनएफिशिएंसी आई, करप्शन आया, लीकेज, प्रिविलेज एमर्ज एज देयर प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके कारण क्या हुआ? by incurring whose loss public sector employee lead to insufficient use of scarce national resource। अच्छे से insufficient क्या है वो रिसोर्स को यूज़ कर पाया, अच्छे से प्रॉपर रूप से यूज नहीं कर पाया। नेक्स्ट इसमें क्या है कि प्रोटेक्शन, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिया गया। तो प्रोटेक्शन देने के कारण उन्हें कोई कंपटीशन नहीं करना पड़ा, इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी क्या हो गई? लो हो गई, ठीक है। और जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो अपनी ही डोमेस्टिक मार्केट में मोनोपोली कंट्रोल के ऊपर फोकस करने लगी। कंपटीशन तो करना ही नहीं था फॉरेन इन्वेस्टर से, इसलिए वो क्या है अपनी मोनोपोली बनाने के ऊपर ध्यान देने लगी। न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रूव टू बी इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। आवर फॉरेन एक्सचेंज स्टार्ट श्रिंकिंग, क्योंकि अगर इंडिया इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेगा, अदर कंट्री से इम्पोर्ट नहीं करेगा, तो अदर कंट्री भी क्या करेंगी? वो भी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि वो भी किसी अदर कंट्री से गुड्स को नहीं मंगाएंगी। तो जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारे फॉरेन जो रिजर्व्स थे वो भी क्या हो गए? श्रिंक होने स्टार्ट हो गए। अगर हम 1990 की बात करें, दीज स्टॉक रीच देयर बॉटम, बहुत बिल्कुल ही कम हो गए। सो मच सो दैट वी हैड टू प्लग आवर गोल्ड रिजर्व विद द वर्ल्ड बैंक टू, यानी कि बोरोइंग्स लेने के लिए हमें वर्ल्ड बैंक के पास अपना गोल्ड गिरवी रखवाना पड़ा। तो ये इसके बैड इफेक्ट थे। फिर उसके बाद आपकी आती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस की जाएगी। तो आज के लिए बेटा इस चैप्टर को आप अच्छे से लर्न कर लेना, पेपर की एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहना। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो किसी भी टाइम आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, वो माइक्रो का हो या इंडियन इकोनॉमी का हो।